हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 में 14 जून को जो पेपर हुआ था उसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे इसमें अच्छे से। 13 जून वाला वो आप लोगों को वीडियो मिल चुका है, देखिए जा करके लिंक हम दे देंगे, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद फिर इसको देखेंगे तो आपको एनालिसिस करेंगे तो ये आइडिया होगा कि 13 को कैसा एग्जाम, कैसा पेपर आया था, 14 को कैसा आया। 13 वाला देखिए, जैसे हमने पिछला वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, प्लेलिस्ट बना करके जो वीडियो जिसमें दिया था उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। बहुत कम पढ़ाया है हमने, लेकिन फिर भी उसी में से क्वेश्चन आते हैं। आप जो है वीडियो देख करके फिर क्वेश्चन मिला करके चेक कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए 2014 का में जो आया उसको भी जो है हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। तो चलिए देखते हैं। ये आज का पहला प्रश्न, इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना तो भाई याद कर लीजिए, ये फार्मूला आपको तो याद ही है। कैसे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ये थोड़ा पतला करते हैं इसको। ये क्या हुआ, अब इसको सॉल्व करिए भाई। देखिए इसका एलसीएम लेंगे ना तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका गुणा हो जाएगा ना, क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका गुणा एक में करेंगे 1 प्लस साइन थीटा और प्लस इसका गुणा इधर कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा। ये देखिए हाई स्कूल के लेवल का है प्रश्न। ये माइनस प्लस कर गया, एक एक दो हो गया, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर ऊपर कर लीजिए 2 सेक स्क्वायर थीटा। बस इसका मान कितना होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। जो बच्चे ऑप्शन में लगा के आए हैं उनका सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 7वां पद 29 है। कितना, 7वां पद 29, प्रथम पद 5 है। तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सर्वांतर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भी क्या दिया हुआ है 7वां पद, देखिए हमने बताया ना याद करने की ट्रिक इसमें। जैसे प्रथम पद तो ए होता है, दूसरा पद कितना होता है a प्लस डी, इसी प्रकार तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, और इसी प्रकार से क्रमशः बनता आएगा। 5वां पद a प्लस 4d, 7वां पद a प्लस 6d, 10वां पद a प्लस 9d। तो वैसे 7वां पद पूछ रहे हैं ना, दिए हैं 7वां पद कितना होगा a प्लस 6d, और यही कितना कहा है 29। ठीक है, चलिए ऐसे लिखेंगे। अच्छा, लिखने का भी तरीका जो है, लिखने से क्या मतलब, हमको तो ऑप्शन टिक करना है। तो 7वां पद a प्लस 6d इज इक्वल टू 29। अब प्रथम पद यानी a का मान 5 दिया, यहीं 5 रख दीजिए। अब इस 5 को जब इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, 6d इज इक्वल टू 29। अब ये 6d इज इक्वल टू आपका बन जाएगा कितना, 29 में से 5 घटा दीजिए भाई, आया कितना 24। ये 6 को नीचे लाइए, 6 चौक 24, तो कितना आया 4। ठीक है, तो सर्वांतर मिल गया हमारा 4। तो इसका ये वाला ऑप्शन जो जिन्होंने लगाया होगा वो सही है। चलिए अगला देखते हैं। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न, यदि 2x, x प्लस 9 और 3x प्लस 2 समांतर श्रेणी बनाते हैं तो x का मान ज्ञात करना। भाई वाह, कितना आसान। देखिए कैसे बताया अभी हमने, समांतर श्रेणी कैसे बनती है, एक निश्चित संख्या जोड़ करके या फिर घटा करके समांतर श्रेणी बनती है। तो और इसमें सर्वांतर बराबर होता है, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं सर्वांतर आता है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तब भी सर्वांतर आएगा, चौथे पद में से तीसरा घटाएंगे तब भी आएगा। कोई भी पद हो उससे पहले वाला घटा दीजिए, आ गया सर्वांतर। यानी प्रत्येक में कितने का अंतर है वही होता है सर्वांतर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए 3 पद दिया हुआ है तो यही काम कर लेंगे हम लोग। दूसरा पद कितना है x प्लस 10 और माइनस पहला पद 2x, और तीसरा पद यहाँ पे कितना है 3x प्लस 2 माइनस दूसरा पद x। अब माइनस गुणा करेंगे ये भी 10 माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए भाई, माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू ये बनेगा कितना, 3x में से एक x निकाल लीजिए, 2x माइनस 8। ठीक है, ये माइनस x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8। इसको इधर लाइए माइनस 10। अब ये आ गया माइनस 3x बराबर माइनस 18, दोनों तरफ से माइनस हटा दीजिए, 18/3 हो गया, 3 छक 18, यानी x का मान आ गया 6। ठीक, बिल्कुल आसानी से, एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं। कितना आसान है भाई, इतना आसान है। यदि जो है आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत और भी आसान लगता होगा। चलिए देखिए इसमें क्या होगा।
इसमें a बराबर 8 दिया हुआ है, a बराबर 8 और b बराबर 1, ठीक है। तो यस बराबर कितना है 16, यस बराबर 16, तो c का मान निकालना भाई। तो यस इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यहीं रख करके सॉल्व कर लीजिए। यस का मान कितना 16 और a हो गया आपका 8, b 1 प्लस सी बटे 2, 16 दूनी 32 और 32 में से 9 घटा दीजिए, जो आना है आपका आ जाएगा, ठीक है। और 16 दूनी 32 और इस 32 में से कितना घटाना है, 32 में से 9 घटा दीजिए, कितना आएगा, ये 12 में से 9 गए 3 और ये बचा कितना 1 तो हो गया क्या 23, ठीक है। तो ये आ गया आपका सी का मान, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अब इसके बाद इसमें क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। वाह भाई, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ऐसे क्रमशः है। तो a का मान 1, d का मान 2। अच्छा, फार्मूला जो है n संख्याओं का योगफल का होता है n प्लस 1/2। एक ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट रख करके इसमें भी लगा सकते हैं। कैसे, ये n का मान 10 गुणे 11 यानी 110, ठीक है। या तो ऐसे कर लीजिए 11/2 5 आ गया, तो 11 × 5 = 55 इसका उत्तर हो जाएगा। या फिर ऐसे लगाना चाहें आप तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, यदि फार्मूला आपको नहीं याद, ये वाला याद है तो n का मान कितना 10। देखिए ये वाला तो याद ही होगा, n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। हाई स्कूल और इंटर में आपने इन सब का इस फार्मूले का बहुत यूज किया होगा, है ना। चलिए, तो n का मान यहाँ 10 लिखेंगे बटे 2, 2 गुणे a का मान 1 हो गया, 10 - 1 आ गया 9, d का मान 1 खत्म। तो ये आ गया 10 गुणे 9 2 11 बटे 2 कर गया आया 5 55, ठीक। कैसे भी लगाइए आ गया होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अब इसमें मूलों का योग निकालना भाई। तो मूलों का योग -b/a होता है ना। -b मतलब x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक कितना है 3 और बटे a का गुणांक -1, तो आएगा आपका 3। मूलों का योग इतना आ गया। गुणनफल निकालना है तो c/a, गुणनफल पूछा नहीं बता दे रहे हैं, गुणनफल c/a, c का मतलब -3 -1, ये भी 3 आएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो है इसको हल करके यक्स का मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, देखिए 3 की घात 1 - 3x और इधर 243 का गुणनखंड करेंगे तो 3 की घात 5 आएगा। कितना आएगा 3 की घात 5 करके देखिए, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 9 3 × 7 = 21, है ना, 3 × 7 = 21, फिर 3 से काटिए, 9 × 3 = 27, 3 3 कितनी बार आया 5 बार। तो यहाँ 3 की घात 5। अब घात x है तो घात पे घात है, घातें जुड़ जाती हैं। अब देखिए दोनों बराबर हैं, आधार बराबर तो घातें भी बराबर होंगी। 3x = 5x, एक तरफ कर लीजिए, 5 × 3 = 8x = 1, तो x = 1/8 हो गया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद। यदि समीकरण x = 0 y = 0 है तो कितने हल हैं। देखिए एक हल है, साफ दिख रहा है। इसमें कितने हल हैं, एक हल है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अब। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इतना है तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, पहला कोण मान लेते हैं 2x, दूसरा कोण हम मान लेते हैं 3x, तीसरा 4x। सब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है। अब ये 4 3 7 2 9, 9x = 180 हो गया भैया। तो x = 180/2 कर 9 कर लीजिए, 9 दूनी 18 आ गया 20, तो x का मान आया 20। अब हमको निकालना सबसे छोटा कोण, ये 2x है तो 20 दूनी 40, सबसे छोटा कोण आ गया 40। सबसे बड़ा कोण पूछता तो यहाँ हम रख लेते, तो 4 दूनी 8 यानी 80 आ जाता। सबसे बड़ा कोण 80, सबसे छोटा कोण 40। अगर तीनों कोण कहता तो बीच में ये आ गया आपका 60, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अब। तो इसमें कह रहे हैं कि 20 वाट की दर से, 20 वाट यानी P का मान 20 वाट की दर से कितना 540 जूल कार्य करने में लगा समय बताइए भैया। तो समय W = PT, बचपन से याद कर रहे हो, है ना। P = W/T, है ना। सब रट रहे थे बच्चे तो उसमें खिलखिला रहे थे कुछ ज़्यादा। W = क्या PT।
चलिए तो ये याद रखिए। तो यहाँ से टी का मान निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर पी टी, तो पी बराबर डब्ल्यू अपान टी, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। रख लीजिए, तो P का मान कितना लिखेंगे 20, है ना। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, W बराबर क्या आएगा PT, यानी T बराबर हमको निकालना, तो T बराबर क्या मिल जाएगा, T बराबर मिल जाएगा, T बराबर क्या मिल जाएगा भाई बता दो, W बटे P, W का मान कितना 540 बटे P 20, 0 0 काटिए, 2 दूना 4, 2 सते 14, यानी 27 आया। तो 27 सेकंड लगेगा, ठीक है। 27 सेकंड में 540 जूल कार्य होगा। चलिए अगला देखिए, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। विशिष्ट ऊष्मा देखिए क्या होता है, Q बराबर यम यस डेल्टा टी। इस पर आधारित न्यूमेरिकल हमने कई साल किए थे, है ना। तो इसमें यस क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, यस इज इक्वल टू Q अपान यम डेल्टा टी। ये मात्रक भी निकाल करके हम वहाँ बताए थे कि कैसे आएगा, ठीक है। तो यहीं से मात्रक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा का मात्रक जूल लगाइए, कैलोरी लगाइए, किग्रा प्रति मीटर, जूल प्रति किग्रा प्रति मीटर सेकंड लगा क्या है, टी डेल्टा टी अन सेंटीग्रेड। चलिए लिख दे रहे हैं, जूल प्रति किग्रा अन सेंटीग्रेड, या फिर इसी को कैलोरी में भी लिख सकते हैं, कैलोरी प्रति किग्रा अन सेंटीग्रेड, ठीक। ये कुछ भी इसमें दोनों से कोई भी लिख सकते हैं आप। चलिए अगला देखिए, S5 इतना संयोजक बंध है, सहसंयोजी बंध है। इसमें कितने सहसंयोजी बंध है ये चेक करना। देखिए कितने कार्बन है, 5, 3, 4, 5, 12 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 5 दूनी 10 दूनी 12, है ना। एल्केन है ये, तो 12 मतलब यहाँ जो है हाइड्रोजन लगाएंगे हम कितना, 3, यहाँ 2 लगाइए, ये 2 लगाइए, 2। एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड लगेगा। अभी चेक कर लीजिए, 12 हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। देखिए 5, 5, 10, 11, 1, 12। तो सहसंयोजी बंध यानी सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 सहसंयोजी बंध इसमें है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें बहुलक बताना है भाई। बहुलक मतलब कौन सी संख्या कितनी बार है। देखिए 4 एक बार यहाँ है और कहीं नहीं है, छोड़ दीजिए। 6 एक बार यहाँ है और कहीं नहीं है। 2 यहाँ पर है ना, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 बार है। और 3 कितनी बार है, 1, 2 बार है 3। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 2 है, तो बहुलक हो गया 2। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद जल का अपवर्तनांक 1.33 है। 1.3 मतलब 4/3, ठीक है। तो जल में प्रकाश की चाल बताइए। देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इस प्रकार का न्यूमेरिकल कई हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताए हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वायु में चाल यानी 3 × 10⁸ बटे माध्यम में चाल। कितनी आसान ट्रिक से हमने बताया था। पूरा वीडियो आप लोग देख करके जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन एकदम उड़ा देंगे। ये V, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9/4 × 10⁸। ये हल कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 ये 2.25 × 10⁸। ये आपका आ गया इतना मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो माध्यम में चाल इतनी हो गई। अगला देखिए इतनी बात ये हमने बताया था, फिर से रिवाइज कर दें। जो विरल माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। सबसे अधिक चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है। और माध्यम जैसे जैसे सघन होता जाएगा प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। निम्न में से अम्ल नहीं है, कौन सा निम्न में से अम्ल, ये लुईस अम्ल है, ठीक है। इसमें से लुईस अम्ल कौन नहीं है, इसका ऑप्शन कौन होगा, NH3, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। संक्रमण धातु कौन सी है। संक्रमण धातु कौन होती है, जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं आपको पता है ना, S ब्लॉक और बीच में ये आपका डी ब्लॉक और इधर ये पी ब्लॉक होता है, तो ठीक है। तो डी ब्लॉक में जितने तत्व हैं वो सारे क्या हैं, ये अच्छा ये 12वां, देखिए इसमें ये 12वां वाला ये छोड़ करके जितने भी तत्व हैं सभी क्या हैं, संक्रमण तत्व हैं, ठीक है। बाहरी डी कोष इनमें अपूर्ण होता है। जैसे कौन कौन है, कॉपर, आयरन, ये सब है ना, मरकरी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो ये सभी क्या हैं, संक्रमण धातुएं हैं। चलिए अगला देखते हैं। परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करता है धातु आयन। देखिए कौन से धातु आयन जो है परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपका है Cu+, Cu++, Fe++, Fe,
3+, ठीक है, ये Hg+, इस प्रकार। चलिए 2 जरूरी हैं जो, उनको समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये देखिए, जो जिसमें प्लस चार्ज कम रहेगा उसमें अस जोड़ेंगे, जिसमें इक प्लस ज़्यादा हो जाएगा इक जोड़ते हैं। तो देखिए अस, देखिए कम प्लस चार्ज, कम प्लस अस जोड़ेंगे, कम प्लस जो जिसमें होगा, कम प्लस चार्ज जिसमें होगा, और जिसमें अधिक प्लस चार्ज होगा, अधिक प्लस, ठीक है। तो जिसमें कम प्लस चार्ज होंगे उसमें हम जोड़ेंगे अस, क्या जोड़ेंगे, अस, और जिसमें ज़्यादा हो जाएगा उसमें जोड़ना है इक, ठीक है। तो ये क्या है, क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक, फेरस और फेरिक, ठीक है, ये क्या होते हैं, परिवर्ती संयुक्तता प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, मीथेन का सूत्र क्या है, ठीक है, और गैल्वनीकरण के में क्या किया जाता है। देखिए ये दोनों प्रश्न हैं, 2 प्रश्न अलग अलग हैं, एक में एक हो गया। तो मीथेन का भाई सूत्र, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, मीथेन नहीं बता पाओगे क्या बताओगे, ठीक है। मीथेन का सूत्र CH4। अब गैल्वनीकरण क्या होता है, गैल्वनीकरण किस लिए किया जाता है। अच्छा, एक धातु पर दूसरी धातु पर लेप लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, उसको जो है क्या बोलते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए, यानी संक्षारण से रोकने के लिए गैल्वनीकरण किया जाता है, ठीक। चलिए अगला अंतिम प्रश्न इसका अब हम इसके बाद देखेंगे। ये क्या है, प्रोटॉन पर कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा कैसा होता है। चलिए प्रोटॉन के बारे में सारी बातें समझ लेते हैं। देखिए प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है। पहली बात तो प्रोटॉन धन आवेशित होता है, ठीक, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और ये होता, अच्छा, एक परमाणु क्रमांक किसको प्रभावित करता है, एक ये था, है ना। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन नाभिक में होता है तो धन आवेश जो है प्रोटॉन के कारण होता है, नाभिक धन आवेशित होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा होती है। तो परमाणु क्रमांक, एक प्रश्न था, परमाणु क्रमांक किसको प्रदर्शित करता है, तो परमाणु क्रमांक पर क्या आधारित होता है, तो परमाणु क्रमांक पर क्या आधारित होता है, ये तत्व का परमाणु क्रमांक जो है ये उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, ठीक है। जितना किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है उतने उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है, ठीक है। और क्या, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये बराबर होती हैं, ठीक। चलिए इसने तो इसके जो आए थे, जो मिले, हमने बताया है। अगले भी हम आगे पढ़ेंगे। तेरे ये स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कहाँ आ